ओके बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म को स्टार्ट किया, ठीक है। और फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म या फैटी एसिड की जो ब्रेकडाउन है, ये चीज आपने माइंड में बिठा लें कि ये किस कंडीशन में होगी जब आप लोग किस फेज में हैं, स्टारवेशन में। हम शुरू से एक पॉइंट पढ़ते आए हैं कि हमारी बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एज अ डाइट टेक करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन समटाइम्स जब आपकी बॉडी स्टारवेशन कंडीशन में है, जब उसे ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो तब बॉडी के जो अपने स्टोर्स है, जहां पे उसने कुछ मॉलिक्यूल्स को सेव किया हुआ था, चाहे वो ग्लाइकोजन है या एडिपोज है, वो रिलीज होना शुरू होते हैं, अपनी हाइड्रोलिसिस होना शुरू होती है। सो हमेशा स्टारवेशन कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसंट्रेशन कम होती है, ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप होगा। स्टारवेशन मीन्स कि जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या है, कम। इस लो ब्लड ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में आपके पास एक ग्लैंड है जो कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को चेक करता रहता है, उस पर चेक एंड बैलेंस है उसका, ज्यादा है तो इंसुलिन रिलीज कर देता है, कम है तो ग्लूकागोन रिलीज करता है। और ये ग्लैंड कौन सा है, पैंक्रियाज। सो अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज लो ब्लड ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में एक हार्मोन रिलीज करते हैं एंड द नेम ऑफ दिस हार्मोन इज ग्लूकागोन। अच्छा, अब ये जो हार्मोन रिलीज होता है लो ब्लड ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में, ये हार्मोन ब्लड में रिलीज हुआ और ये ब्लड के थ्रू आपके उन सेल्स को टारगेट करता है जिनके पास इस ग्लूकागोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर है। जैसे आप सिग्नल और एंटीना के दरमियान इंटरेक्शन देखते, सिग्नल्स पूरी जो है वो स्पेस से गुजर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ उसी बिल्डिंग, उसी जो है वो एक पर्टिकुलर टारगेट में वो रिसीव होंगे जहां पे उसे डिटेक्ट करने के लिए एंटीना प्रेजेंट। सो इसी तरह से बॉडी के सारे सेल्स तक ग्लूकागोन पहुंचेगा, लेकिन सिर्फ वही सेल्स ग्लूकागोन को समझेंगे, उसके मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे, उसे रिस्पॉन्स करेंगे जिनके पास ग्लूकागोन के लिए क्या चीज प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। सो आपकी बॉडी में 3 तरह के ऐसे सेल्स हैं जिनमें ग्लूकागोन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिसमें एक है आपके पास एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, दूसरे हैं आपके पास लिवर और तीसरे हैं मसल। अब होता क्या है, ग्लूकागोन के रिलीज होने का पर्पस है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम। इट मींस कि ये कोशिश करेगा कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या किया जाए, नॉर्मल किया जाए, होमियोस्टेसिस को मेंटेन किया जाए। ये काम करने के लिए ये रिलीज हुआ और कितने सेल्स को टारगेट करता है, 3 सेल्स। इनमें से एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाके जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स हैं उनको रिलीज करवाता है, ठीक है। लिवर के अंदर एक्टिव करवाता है सबसे पहले कौन से प्रोसेस को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। हमेशा ग्लाइकोजिनोलाइसिस पहले होती है कि अगर कोई ग्लूकोज की थोड़ी बहुत अमाउंट ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो पहले बॉडी उसको रिलीज कराएगी, उसके बाद फैट्स की तरफ है वो प्रोसेस शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले लिवर और मसल में जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं, उन ग्लाइकोजन के स्टोर्स को ब्रेक करवा के किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। लिवर से रिलीज होने वाला ग्लूकोज ब्लड में जाएगा और ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या करेगा, मेंटेन। बिकॉज लिवर हमने कहा था ना एक कंपनसेटरी ऑर्गन है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रिलीज कर सकता है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो मसल के अंदर ग्लाइकोजन के रिजर्व, जब ये ब्रेक होंगे, यहाँ से ग्लूकोज रिलीज होगा तो इसको मसल सेल अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, इसे रिलीज नहीं करते। सिर्फ ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो कौन करवाता है, लिवर। अब पहला काम तो इसने कर दिया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा दी, ग्लाइकोजन को ब्रेक करवा दिया, सपोज ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया। अब अगला काम ये क्या करेगा, लिवर के अंदर एक और प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, वो प्रोसेस कौन सा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, लिवर एग्री हो गया कि यस मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस करूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए प्रिकर्सर्स भी चाहिए और मुझे उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। सो ग्लूकागोन से कहता है
कि मैं प्रिकर्सर्स मसल से ले आऊंगा, मसल्स में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है ग्लाइकोलिसिस के बाद कन्वर्ट हो सकता है पायरोवेट में, ठीक है, और ये बना रहा है एटीपी, इसकी एनर्जी नीड्स तो पूरी हो रही है ना। अब यहाँ से जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पे, ये मैंने अभी बात की है ग्लाइकोजन, ये पहले स्टेप में हुआ है जब मैंने ग्लाइकोजिनोलाइसिस को डिस्कस किया, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए मसल सेल्स से प्रोटीन की ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड्स लेके आएगा और उन अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, पायरोवेट में, और इस पायरोवेट को यूज करते हुए लीवर क्या करना शुरू कर देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बट हमें ये भी पता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज हाईली एंडोगेनिक प्रोसेस, इसमें एटीपीज यूज होते हैं, जीटीपीज यूज होते हैं, एटीपीज यूज होते हैं। तो अब इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए, सेल पहले ही स्टार्वेशन कंडीशन में, इस केस में जो एनर्जी चाहिए वो कहां से आएगी, एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड रिलीज होंगे, लिवर में जाएंगे और लिवर इन फैटी एसिड को यूज करके क्या चीज बनाएगा, एटीपीज। ये चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। जो अभी हमारा कंसर्न है फैटी एसिड कैटाबोलिज्म का, उसमें हम लोग लिवर और मसल को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस पाथवे को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू ग्लूकागोन की बाइंडिंग के बाद एडिपोज टिश्यूज में स्टोर्ड फैटी एसिड रिलीज होते हैं और सेल में जाके क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। यानी हमारा कंसर्न अभी सिर्फ और सिर्फ एडिपोज टिश्यूज के साथ, हमने सिर्फ ये देखना है कि किस तरह एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड ग्लूकागोन की प्रेजेंस में रिलीज होते हैं और कैसे किसी पर्टिकुलर सेल में जाके वो एटीपी बनाते हैं, हमने उन प्रोसेसेस को देखा। ये बाकी प्रोसेसेस हम पढ़ चुके हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी देख लिया है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी डिस्कस कर चुके हैं। ये और बात है कि पता कुछ नहीं है, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कंसर्न है, वो सिर्फ इसके साथ है कि कैसे ग्लूकागोन की प्रेजेंस में ये जो स्टोर हाउस है जिसमें इतने सारे फैटी एसिड को स्टोर किया हुआ था, ये उन्हें रिलीज करवाएगा और कैसे ये किसी पर्टिकुलर सेल में जाके क्या चीज बनाएंगे, एटीपी। अब कुछ चीजें पिछले लेक्चर की मैं फटाफट एक ओवरव्यू देती हूँ और उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ हद तक ग्लूकागोन मीडिएटेड सिग्नलिंग पढ़ ली। हमने ये देख लिया था कि जो एडिपोसाइट्स है, एडिपोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनसे मिलकर एडिपोज टिश्यूज बने होते हैं। इन एडिपोसाइट्स की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मशीनरी प्रेजेंट होती है जिसमें एक आपके पास ग्लूकागोन का रिसेप्टर है, ठीक है। इस रिसेप्टर के साथ एक लिंक प्रोटीन है, जी प्रोटीन, और यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको क्या कहा जाता है, एडेनाइन साइक्लेज, ठीक है। अभी ग्लूकागोन स्टोर के साथ ये पढ़ेगा। अच्छा, अब एडिपोसाइट के ऊपर ये मशीनरी प्रेजेंट है। अब जब ग्लूकागोन रिलीज होगा तो होगा क्या, नॉर्मली हम देख लेते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि एडिपोसाइट के अंदर एक लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है जिसमें आपके पास ट्राई असाइल ग्लिसरॉल सेव होते हैं। अब मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, एक ही ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ड्रॉ करूंगी जिसमें ब्लैक कलर से मैं ग्लिसरॉल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, और इन तीनों कार्बन के ऊपर एक एक फैटी एसिड प्रेजेंट होता है जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट, सो दिस इज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ये चीज सबको पता है ना कि स्टोरेज लिपिड्स ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल को देखते हैं। फॉस्फोलिपिड्स और बाकी स्ट्रक्चरल लिपिड्स एडिपोज टिश्यू पे स्टोर नहीं होते बिकॉज़ स्टोरेज लिपिड्स सिर्फ कौन से लिपिड है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। सो एडिपोसाइट के अंदर इस लिपिड ड्रॉपलेट में ट्राई असाइल ग्लिसरॉल स्टोर हुए हैं और इसके बाहर जो जो मशीनरी प्रेजेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब इस लिपिड ड्रॉपलेट के ऊपर नॉर्मली एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक एंजाइम है आपके पास एडिपोसाइट ट्राइग्लिसरॉल लाइपेज, दूसरा एंजाइम है आपके पास मोनोग्लिसरॉल लाइपेज और तीसरा एंजाइम यहाँ बाहर प्रेजेंट होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है। इन 3 एंजाइम्स के अलावा इस लिपिड ड्रॉपलेट के ऊपर कुछ कवर प्रोटीन्स होती हैं जिसमें एक प्रोटीन है पेरिलाइपिन और इस पेरिलाइपिन के ऊपर एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है
CGI प्रोटीन। ठीक है, अब नॉर्मली ये लिपिड ड्रॉपलेट इस ट्राइएसाइलग्लिसरॉल के ऊपर इन 3 एंजाइम्स को एक्ट नहीं करने देगा। क्यों नहीं एक्ट करने देगा? बिकॉज इसकी बेशक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है बट ये इनएक्टिव है, लेकिन इन दोनों की तो सबस्ट्रेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही ग्लूकागोन ब्लड में रिलीज हुआ है और वो एडिपोसाइट तक पहुंचा है, पहला स्टेप है बाइंडिंग ऑफ ग्लूकागोन विद रिसेप्टर। जैसे ही बाइंडिंग हुई, आपके पास जी प्रोटीन एक्टिव होके यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगी और एक्टिवेटेड जी प्रोटीन मूव करेगी मेम्ब्रेन में और ट्रेवल करेगी टुवर्ड एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज के पास जैसे ही जी प्रोटीन आई, उसे पता चल गया कि ग्लूकागोन रिलीज हो चुका है और ग्लूकागोन रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट है। सो अब ये एंजाइम भी एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, सेल में से एक एटीपी का मॉलिक्यूल उठाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, साइक्लिक एएमपी। नाउ पहले सेल में साइक्लिक एएमपी प्रेजेंट नहीं, जैसे ही साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होना शुरू हुआ तो कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन काइनेजेस, इनके लिए ये साइक्लिक एएमपी एज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एक्ट करता है। यानी साइक्लिक एएमपी जब होगा तो ये प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगी। एलोस्टेरिक एक्टिवेशन का पता है ना कि एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जहां पे जाके कोई मॉलिक्यूल अटैच होता है, बाइंड करता है और वो एंजाइम की शेप को या कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास प्रोटीन काइनेज ए है, ये साइक्लिक एएमपी की प्रेजेंस में एक्टिव हुई। अब जब ये एक्टिव होगी तो बिकॉज दिस इज अ काइनेज एंड वी ऑल नो कि काइनेजेस फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं और फॉस्फोराइलेशन भी प्रोटीन्स की एक्टिवेशन या सुप्रेशन का एक मैकेनिज्म। देयर आर मेनी प्रोटीन्स जो कि अपने फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव हो जाते हैं। तो जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होगी, ये दो प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाएगी। एक प्रोटीन आपके पास ये है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ठीक है, जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो फॉस्फोराइलेशन के बाद ये अपनी इस पोजीशन को छोड़ के इस लिपिड ड्रॉपलेट में जाके अटैच, यानी अपनी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये लिपिड ड्रॉपलेट को अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुई तो ये लिपिड ड्रॉपलेट में जाके अटैच। क्लियर है? दूसरी प्रोटीन जिसकी फॉस्फोराइलेशन पीकेए ने करवानी है वो प्रोटीन है पेरिडाइलिन। यानी पीकेए जब एक्टिव होगी तो दूसरी प्रोटीन जिसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएगी वो कौन सी प्रोटीन है, पेरिडाइलिन। तो जैसे ही पेरिडाइलिन की फॉस्फोराइलेशन होती जाएगी, यहाँ से ये जो प्रोटीन सीजीआई है ये क्या होती जाएगी, सेपरेट होगी। जो सीजीआई प्रोटीन यहाँ से सेपरेट हुई है, इट विल मूव टुवर्ड दिस एंजाइम और इसे इंफॉर्मेशन देगी या इसके लिए एज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एक्ट करेगी। इट मींस इसको क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी। अब जैसे ही ये एंजाइम एक्टिव होगा, इसकी सबस्ट्रेट तो पहले से ही अवेलेबल है, ये इस ट्राइएसाइलग्लिसरॉल के ऊपर एक्ट करेगा, एक फैटी एसिड को यहाँ से रिमूव करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा, एक फैटी एसिड रिलीज हो जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास ग्लिसरॉल के जो दो कार्बन है वहां पे फैटी एसिड प्रेजेंट। इट मींस कि ये ट्राइएसाइलग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइएसाइल। नाउ इस एंजाइम की सबस्ट्रेट प्रोड्यूस हो गई। ये एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करता है, डाइएसाइलग्लिसरॉल के ऊपर। तो अब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज सेकेंड रिएक्शन कैटालाइज करवाएगा, इसकी सेकेंड कार्बन से फैटी एसाइल ग्रुप को रिमूव करेगा और इसे कन्वर्ट करेगा किसमें, मोनोसाइलग्लिसरॉल में और एक फैटी एसिड यहाँ से रिलीज हो। ठीक है, और अब इस मोनोसाइलग्लिसरॉल के ऊपर दिस एंजाइम विल एक्ट मोनोग्लिसरॉल लाइपेज। ठीक है, और इसमें से ग्लिसरॉल को सेपरेट कर देगा और फैटी एसिड क्या हो जाएगी, सो तीन फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल के साथ अटैच थे ट्राइएसाइलग्लिसरॉल में, वो तीनों फैटी एसिड्स क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके। अब ये तीनों फैटी एसिड यहाँ से निकलेंगे और ब्लड के थ्रू
एल्ब्यूमिन की हेल्प लेते हुए, सीरम एल्ब्यूमिन की हेल्प लेते हुए उस पर्टिकुलर सेल तक चले जाएंगे जिसको इस टाइम एनर्जी की जरूरत है। वो लिवर भी हो सकता है और कोई और सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस सेल को इस टाइम एनर्जी की जरूरत है वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू इन 3 फैटी एसिड्स को क्या कर लेगा, अपटेक कर देगा फ्रॉम ब्लड। क्लियर हो गया? ये बात में मैंने आपको बताया कि किस तरह से फैटी एसिड अपने स्टोरेज साइट से निकल के टारगेट साइट जहां पे एनर्जी की जरूरत है वहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है। अब जब उस सेल तक पहुंच गए तो उस सेल में फैटी एसिड से एनर्जी कैसे बनानी ये हमने देखना है, ठीक है। सो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट, उसमें क्या होगा, इस सेल को मैं कहूंगी सेल ए, जो कि इस टाइम स्टारवेशन कंडीशन में है जिसमें एनर्जी की जरूरत है। सो सपोज आपके एडिपोसाइट से रिलीज होने वाले फैटी एसिड इस कंप्लीट पाथवे के थ्रू सेल ए में एंटर हो गए। सेल ए में आने के बाद लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे ही फैटी एसिड इस सेल में एंटर होंगे तो सबसे पहले आपके पास एक एंजाइम है जो कि फैटी एसिड की क्या करवाएगा, एक्टिवेशन करवाएगा। कुछ याद आ रहा है? नहीं? एक एंजाइम मैंने आप लोगों से कहा था जो कि इस फैटी एसिड के ऊपर एक्ट करेगा। आप समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड में ये स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ाए गए? ठीक है। तो ये फैटी एसिड को रिएक्ट करवाएगा विद कोएंजाइम के, और हमें पता है ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, 2 स्टेप्स, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फैटी एसाइल कोएंजाइम इज सिंथेटिक, और इस प्रोसेस में ये एक एटीपी को कन्वर्ट करता है एएमपी में, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो आपके पास प्रोडक्ट आती है उसमें इस फैटी एसाइल में इस कार्बन के साथ एक्चुअली ये जो कोएंजाइम ए है इसका सल्फर बॉन्ड बना है, तो एक कार्बन और यहाँ से सल्फर, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना, ठीक है। इस तरह से एस कोएंजाइम, दिस इज फैटी एसाइल कोएंजाइम। और इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का बनना क्यों जरूरी है, बिकॉज ये एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एसिटाइल कोएंजाइम की एग्जांपल दी थी कि पायरोवेट डायरेक्टली पीसीए साइकिल में कन्वर्ट नहीं होता, पहले पायरोवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी उसमें एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल ऐड करवा के एक ऐसा बॉन्ड बनवाया जाता है, थायर एस्टर बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड बनाया जाता है व्हिच इज हाईली अनस्टेबल बॉन्ड, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी फैटी एसिड की ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले उसको कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करवा के उसमें एक अनस्टेबल बॉन्ड क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यानी हमेशा जब भी सेल्स के अंदर फैटी एसिड एंटर होंगे तो वो कभी भी फैटी एसिड की फॉर्म में नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। इसके लिए प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस एंजाइम का जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शन है, वो दोबारा से समझ में आ जाए अगर किसी के माइंड में इसमें। अब मैंने जो चीज बतानी है वो ये है कि फैटी एसिड सेल में आई, एंजाइम ने इसे एक्ट किया और इसे कन्वर्ट कर दिया फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ये प्रोसेस हो रहा है सेल के साइटोसोल। जैसे ही फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन गया, अब इससे एनर्जी प्रोड्यूस कराने वाले जो एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो कहां पे है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इट मींस कि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो साइटोसोल में बना है उसे साइटोसोल से कहां जाना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि वहां पे जाकर इसकी ब्रेकडाउन हो सके और इससे क्या चीज प्रोड्यूस हो सके, एनर्जी। सो ये डायरेक्टली नहीं जा सकता,
इसको हम एक शटल सिस्टम के थ्रू भेजते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे NADH को डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर किया जा सकता। NADH को भेजने के लिए आपके पास मैलेट, एस्पार्टेट शटल थी और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो साइटोसोल में NADH बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डायरेक्टली नहीं जाते। उसके लिए आपको या तो मैलेट एस्पार्टेट शटल चाहिए होती है या फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे भी इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए एक शटल चले, और वो शटल कौन सी है? कार्निटीन शटल। ठीक है, इस कार्निटीन शटल का पर्पस क्या है कि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को सेल के साइटोसोल से कहां पे ट्रांसफर करना? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एक और चीज जो इस शटल सिस्टम को पढ़ने से पहले आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि आपके ये जो सेल के कंपार्टमेंट्स, साइटोसोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनके अंदर कुछ इंटरमीडिएट्स के पूल्स होते हैं जो ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, जैसे आपके पास एक इंटरमीडिएट है कोएंजाइम ए, जैसे आप में से कुछ बच्चे अपनी चीजें शेयर नहीं ना करते, वैसे सेल की भी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ खास किस्म के इंटरमीडिएट्स को शेयर नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते। इनमें से एक इंटरमीडिएट कौन सा है? कोएंजाइम ए। इट मींस कि जो साइटोसोल में फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, इसके साथ जो कोएंजाइम ए लगा हुआ है ये साइटोसोल है। तो यहां से ये कार्निटीन शटल इस कोएंजाइम ए को साइटोसोल में रहने देगी, फैटी एसाइल ग्रुप को अंदर लेके जाएगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और यहाँ पे जाकर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का कोएंजाइम ए इसके साथ क्या कर देगी? अटैच। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले स्टेप में, कार्निटीन शटल के पहले स्टेप में आपके पास एक एंजाइम है जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। नेम ऑफ दिस एंजाइम इज, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, या इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं कि ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये साइटोसोल है और ये आपके पास मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सपोज इस टाइम बना है सेल के साइटोसोल, ये साइटोसोल में बना ना, इसने जाना है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बिकॉज़ एंजाइम्स यहां है जो इसकी ब्रेकडाउन करेंगे। सो जो पहला एंजाइम इसे असिस्ट करेगा, इसे हेल्प करेगा, दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। The name of this enzyme is carnitine acyl transferase 1। अब इसके नाम से ही आपको कुछ हद तक शायद आइडिया हो गया होगा कि इसने फैटी एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाना है कहां पे? कार्निटीन के ऊपर। तो यहाँ पे एक हेल्पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नेम है कार्निटीन। दिस इज कार्निटीन प्रोटीन। अब ये एंजाइम क्या करेगा? इस फैटी एसाइल ग्रुप और कार्निटीन के दरमियान रिएक्शन करवाएगा, यहां से इस कोएंजाइम ए को रिमूव कराएगा और उसकी जगह इधर क्या चीज अटैच करवा देगा? कार्निटीन। तो जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद दो एंजाइम ए सेपरेट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा, कार्निटीन असाइल फैटी एसाइल कार्निटीन। पहले फैटी एसाइल कोएंजाइम ए था, अब आपके पास क्या चीज बनी है? फैटी एसाइल कार्निटीन, बिकॉज फैटी एसिड के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो गया? कार्निटीन। और इसी आउटर मेम्ब्रेन में आपके पास जो है
बिकॉज ये हाईली परमिएबल है ना। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये परमिएबल है, यहाँ से इंग्रेडिएंट्स मूव कर सकते हैं इनर मेम्ब्रेन पर। सो अब ये फैटी साइल कार्निटीन आउटर मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा। ठीक है, आउटर से कहां पे चला गया, इनर। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्निटीन के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट। सो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू फैटी साइल कार्निटीन साइटोसोल से कहां पे जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस इज सेम फैटी साइल कार्निटीन जो कि कहां पे बना था, साइटोसोल। यानी पहले स्टेप में एक एंजाइम है, मैं दोबारा से रिवाइज करा रही हूं, तो देखिएगा सब लोग। पहले स्टेप में आपके पास एक एंजाइम है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फैटी एसाइल कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। ठीक है, इस एंजाइम में इस फैटी एसाइल ग्रुप, इस ग्रुप को ट्रांसफर करवाना है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से कहां पे, कार्निटीन के ऊपर, और कोएंजाइम ए को यहां से क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, ताकि साइटोसोल का कोएंजाइम ए नहीं बने। अब इन दोनों के रिएक्शन के बाद आपके पास बनेगा फैटी एसाइल कार्निटीन, जो कि आउटर मेम्ब्रेन से कहां पे चला गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इसके पास जो है, यहाँ पे इसने देखा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो स्पेस है, इसमें सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टर है जो कि कार्निटीन को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। तो इस कार्निटीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये कहां पे चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद यहाँ पे एक और एंजाइम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके पास एक और एंजाइम प्रेजेंट है, एंड दिस एंजाइम इज कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। इसका रिएक्शन कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 के ऑपोजिट होगा। उसने कोएंजाइम ए को अलग कराया था और कार्निटीन के साथ इसका बॉन्ड बनाया था। ये कार्निटीन को सेपरेट करेगा और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की कोएंजाइम के साथ इसका क्या कर देगा, बॉन्ड बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इस फैटी एसाइल कार्निटीन का रिएक्शन होगा विद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के कोएंजाइम के साथ, और इस रिएक्शन के बाद आपके पास कार्निटीन सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आपके पास फैटी एसाइल ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा अगेन विद कोएंजाइम ए। अब आपके पास बन गया फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, और जो कार्निटीन यहाँ पे बनी है ये इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस जाके उस जगह पे इंसर्ट हो जाएगी जहां से इसको फैटी एसाइल कार्निटीन ट्रांसफरेज 1 ने क्या किया था, यूज किया। ठीक है, तो ये आपके पास है कार्निटीन शटल, जिसमें दो एंजाइम्स की मदद से साइटोसोल से फैटी एसाइल कोएंजाइम ए कहां पे मूव करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये समझ आ गया सबको? ओके, अब यहां से ऑनवर्ड मैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करूं, क्योंकि आप फैटी एसाइल कोएंजाइम ए कहां पे आ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का एनवायरनमेंट पहले ही अपने माइंड में लिख लिया था जी, इतना ज्यादा बढ़ा दी तुमने, फिर मुझे ऊपर टाइम लेना पड़ता है। क्या चीज याद आ गई वो भी बता दो।
में फैटी एसिड की जो ब्रेकडाउन का या उनकी कैटाबोलिज्म का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। इसे बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं मैं भी बताती हूँ। इस प्रोसेस में टोटल 4 एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है कि सपोज मैं अगर 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड से आप लोगों को रिएक्शन स्टार्ट करके बताऊंगी, तो इस 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड के ऊपर 4 एंजाइम्स एक्ट करेंगे, ठीक है। इस पूरे 4 एंजाइमेटिक रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और एट द एंड आपके पास होता क्या है बीटा ऑक्सीडेशन के एंड पे कि इस 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में से 2 कार्बन अलग हो जाते हैं और 14 कार्बन आपके पास रह जाते हैं। जो 2 कार्बन अलग होते हैं वो किस फॉर्म में अलग होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि पहले से टीसीए साइकिल में, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहले से चल रहा है, सो ये वहां पे जाके क्या चीज प्रोड्यूस कर सकता है, NADH, FADH2, और ये NADH और FADH2 यहीं पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल रही है, ठीक है। वहां पे एटीपी सिंथेज भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको यूज करते हुए क्या चीज बनाते जाएंगे साथ साथ, एटीपी। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि ये किसी अलग जगह रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये उसी कंपार्टमेंट के अंदर हो रहा है जहां टीसीए साइकिल भी चल रहा है और जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी प्रेजेंट है। सो एक राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के बाद आपकी 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में से 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में अलग हो जाएंगे और जो बाकी 14 कार्बन है उन 14 कार्बन के ऊपर दोबारा यही एंजाइम एक्ट करेंगे, यानी दोबारा से वो बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर से 2 कार्बन एटम सेपरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के, और रिमेनिंग चेन में कितने कार्बन एटम्स रह जाएंगे, 12। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड के लिए आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रेपिटेटिवली चल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड की बात करते हैं तो इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास 7 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, और टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे, 8। देखें अगर आप यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे, 8, ठीक है। यानी हर साइकिल में आपके पास जो है वो एक दफा क्या चीज रिलीज हो रही है, 2 कार्बन फ्रेगमेंट इन दी फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे, 8 एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे। और 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड को ब्रेक करने के लिए कितनी दफा बीटा ऑक्सीडेशन होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है कि 7 टाइम्स क्यों 8 टाइम्स होनी चाहिए। तो जब लास्ट राउंड होगा, मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ कि लास्ट राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस। जैसे यहाँ पे स्टेप 1 में 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम निकल गए, 14 कार्बन रह गए। नेक्स्ट राउंड में इनसे दोबारा से 2 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होंगे, 12 कार्बन एटम्स रह जाएंगे। अब इन 12 कार्बन एटम्स के ऊपर दोबारा से फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम एक्ट करेंगे, 2 कार्बन सेपरेट करेंगे और आपके पास पीछे कितने कार्बन बचेंगे, 10। ये तीसरा मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम का, ठीक है। इसी तरह से 10 कार्बन के ऊपर, 8 कार्बन के ऊपर, 6 और 4। और जो लास्ट राउंड होता है बीटा ऑक्सीडेशन का, इसमें आप देखें कि जब 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड
के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास 2 and 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम फैटी एसिड में 16 है, इससे कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8। ठीक है, और इसके लिए कितने राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन चाहिए होंगे, 8 - 1 7। हाँ जी, ये एंडोवाली साइकिल में ये दो मिलेंगे हाँ जी, तो क्योंकि आगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज चलता है हाँ तो एक को यूज करता है हाँ जी, तो एक रह जाएगा इसको नहीं नहीं, आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज का ये जो है ना मशीनरी, ये एक ही है। आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इन फोल्डिंग्स होती है ना, जो क्रिस्टल फॉर्मेशन वो इसीलिए होती है कि मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा हो और वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हो। सो इट डजंट मीन कि एक टाइम पे एक ही जगह पे मशीनरी, आपकी पूरी मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह पे जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मशीनरी प्रेजेंट है, तभी हम इसको कहते हैं कि पावर हाउस है सेल का, ये विद इन मिलीसेकंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? ओके, यस मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं और इन 4 रिएक्शंस को देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के, कि एक्चुअली ये किस तरह से फैटी एसिड की डिग्रेडेशन करते हैं। सो मैं रिएक्शन को स्टार्ट करूंगी फ्रॉम 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड, और ये याद रखिएगा कि वो फैटी एसिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फैटी असाइल कोएंजाइम ए। तो मैं पाल्मिटिक एसिड की बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगी फ्रॉम पाल्मिटॉयल कोएंजाइम ए, बिकॉज मुझे पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके फैटी एसिड आए हैं उनके साथ क्या चीज अटैच हुई थी, कोएंजाइम ए अटैच हुआ था ना, तो आपको पाल्मिटिक एसिड नहीं है बल्कि क्या है, पाल्मिटॉयल कोएंजाइम। स्टेप नंबर 1 में आपका ये जो 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटॉयल कोएंजाइम है, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ। टोटल इसमें 16 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैं लगा दूंगी 10। ठीक है, टोटल कितने इसमें कार्बन एटम्स हैं, 16, 11 12 13 14 15 and 16। so this is palmitoyl कोएंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हुआ है, और अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बीटा ऑक्सीडेशन के 4 में से पहले एंजाइम का रिएक्शन मैं बताने लगी कि ये इसके ऊपर कैसे एक्ट करेगा। सो जो पहला एंजाइम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि ये डिहाइड्रोजिनेज है, इट मींस कि ये इस स्ट्रक्चर में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव कराएगा, और उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करा के FAD को ट्रांसफर कर देगा, बिकॉज हमें ये पता है जितने भी डिहाइड्रोजिनेजेस हैं उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जरूर प्रेजेंट होता है, जो कि जब किसी स्पीशीज से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज कराता है तो वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एंजाइम है दिस इज FAD लिंक डिहाइड्रोजिनेज। अब हम इस पाल्मिटॉयल कोएंजाइम ए में से वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, वो पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं जो हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं। सो वो कौन से कार्बन एटम्स हैं, फैटी एसिड्स आप लोगों को याद होंगे, उसमें हमने ओमेगा फैटी एसिड्स भी पढ़े थे ना, वहां पे मैंने आपको अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ओमेगा कार्बन ये इसीलिए बताए थे ताकि आगे जाके जब आप बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ो तो उस टाइम आपको क्लियर हो कि बीटा कार्बन एक्चुअली कौन सी कार्बन होती है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये फर्स्ट कार्बन है, और फैटी एसिड में जो आपकी कार्बन है जो एडजेसेंट है फंक्शनल ग्रुप के, उसको हम कहते हैं अल्फा, और उससे जो नेक्स्ट कार्बन होती है दिस इज बीटा।
सो हमेशा फैटी एसिड में जो थर्ड कार्बन है उसे क्या कहा जाता है? बीटा। और बिकॉज आप ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे इस फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है, कैटाबोलिक पाथवेज ऑक्सीडेटिव इन नेचर होते हैं ना, तो यहाँ पे इस फैटी एसिड की जो ब्रेकडाउन है इसको फैसिलिटेट करने के लिए ज्यादातर चेंजेस बीटा पोजीशन पे आते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है कि फैटी एसिड में बीटा कार्बन एटम वो मेन कार्बन एटम है जो कि उसको ब्रेक करने में हेल्प करती है, फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में हेल्प करती है, इसलिए हम इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये जो पहला एंजाइम है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, इसने जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज करवानी है शेयरली यहाँ पे, उसका सोर्स क्या है? एक हाइड्रोजन का एटम रिलीज होगा अल्फा कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन का एटम रिलीज होगा फ्रॉम बीटा कार्बन, और जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गई, बीटा कार्बन से भी एक हाइड्रोजन रिलीज हो गई, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इस डबल बॉन्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आया है इसमें अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान एक ट्रांस डबल बॉन्ड आ गया है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस डी हाइड्रोजन, और इस रिएक्शन के बाद आपका FAD कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? FADH2 में, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। पीछे जो आपका पॉलीमेटाइल कोएंजाइम ए है, अब ये चेंज हो चुका है ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए। ट्रांस इसे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांस डबल बॉन्ड है, और आप लोगों को याद होगा फैटी एसिड की नॉमेनक्लेचर में मैंने बताया था कि जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें हम लोग डबल बॉन्ड को स्पेसिफाई करने के लिए ये डेल्टा का साइन लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं, और इसके ऊपर जिन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है उसमें से लोएस्ट कार्बन एटम को लिख देते हैं। जैसे आप लोगों ने मुझे एक असाइनमेंट भी सबमिट कराई थी जिसमें ओलिक एसिड में आपने सिस डेल्टा 9 इस तरह से लिख के बताया था कि इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। सो नाम को अगर आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर का पता चल सकता है कि हियर यू हैव अ ट्रांस डेल्टा 2 डबल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 2, और उस डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ट्रांस। और ये फैटी असाइल ग्रुप नहीं है बल्कि ये कौन सा ग्रुप है? इनॉइल ग्रुप है। इनॉइल ग्रुप एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड यानी ईन और कार्बोनाइल दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इसमें आपके पास डबल बॉन्ड भी है और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप भी है, सो दिस इज इनॉइल। सो आपके पास कोएंजाइम ए के साथ कौन सी चीज अटैच है? ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल। समझ आ गई? अब हम मूव करने लगे हैं सेकंड एंजाइम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ। ठीक है, ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए जब बन जाता है तो उसके बाद आगे उसके साथ क्या हो? The next enzyme of beta oxidation in step number 2 ये वाला जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, यानी यहाँ पे आपके पास एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है? रिमूव होती है। सेकेंड स्टेप इज अ हाइड्रेशन स्टेप, यानी इसमें आपकी वो जो डबल बॉन्ड पिछले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है उस डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या चीज ऐड होगी? वाटर होगी। सो अब जो आपका दूसरा एंजाइम है, दिस एंजाइम इज इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज, यानी एक ऐसा एंजाइम जो कि इस ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए में किस चीज की एडिशन करवाएगा? वाटर की एडिशन करवाएगा। और वो वाटर की एडिशन कैसे होगी?
इसमें से जो हाइड्रोजन है वो अल्फा कार्बन पे अटैच हो जाएगा और जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, बीटा कार्बन पे। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये डबल बॉन्ड अब खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा वाटर का, और बीटा कार्बन के ऊपर कौन सी चीज अटैच हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड OH, और बाकी स्ट्रक्चर आपका एज इट इज जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए। अल्फा कार्बन तो बिल्कुल पहले जैसी ही हो गई है, उस पे हाइड्रोजन आ गया, उसने अपनी पुरानी जो कंफर्मेशन थी से रिस्टोर कर दी। लेकिन मेजर चेंज कहाँ पे आया, बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन पे अगर आप यहाँ पे पार्लिकाइल कोएंजाइम है तो देखो तो इधर 2 हाइड्रोजन, लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ क्या चीज अटैच हो चुकी है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इस स्ट्रक्चर को आप बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए या समटाइम 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए भी कहते हैं, बिकॉज बीटा और 3 एक ही उसके लिए है, थर्ड कार्बन इज बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये दूसरा एंजाइम है। पहले एंजाइम ने एक FAD को यूज किया और FADH2 को प्रोड्यूस कर दिया, और दूसरे एंजाइम ने डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए किस चीज को यूज किया, वाटर को यूज किया। अब हम थर्ड एंजाइम की तरफ मूव करें। ऊपर वाला इरेज करते हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि ये स्टेप्स इधर लिख करें ताकि आप लोग इसे कंपेयर कर सको एट द एंड। ओके, अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में आपकी ये जो प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम है, इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें जल्दी से। क्या हुआ, नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मैम नजर नहीं आ रहा। मेरे वो सो रहे हैं। मैम बोला तो है आपको नजर नहीं आ रहा। स्टेप नंबर 3, इसमें आपके पास है बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, और इसके ऊपर एक्ट करेगा एक और एंजाइम, एंड अगेन दिस एंजाइम इज अ डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पहले स्टेप में डीहाइड्रोजिनेज था, उसके बाद सेकंड स्टेप में हाइड्राटेज था, और थर्ड स्टेप में दोबारा से डीहाइड्रोजिनेज। दिस डीहाइड्रोजिनेज इज बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। अगेन अगर डीहाइड्रोजिनेज है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ लिंक्ड होगा, और यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दिस इज NAD। यहाँ पे इसके साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिंक है, NAD+। और यहाँ पे आपके पास एक्चुअली जो हाइड्रोजन रिलीज होनी है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, वो सिर्फ और सिर्फ बीटा कार्बन से ही रिलीज होगी। यानी एक ये हाइड्रोजन और दूसरी ये वाली हाइड्रोजन रिलीज होगी। यानी पिछले केस में आपका जो एंजाइम था उसने एक हाइड्रोजन का एटम अल्फा कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन से उठाया था। यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्योरली कौन सा कार्बन रिलीज कर रहा है, बीटा कार्बन। और जब ये रिलीज करेगा उसके बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन रिलीज हो गया, और कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन।
This structure is beta keto acyl coenzyme A, because इस टाइम बीटा पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो जैसा फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे है वैसा ही कौन से कार्बन पे है? थर्ड। अब ये स्ट्रक्चर रेडी है कि इसमें इन दो बॉन्ड्स को क्या कर दिया जाए? ब्रेक कर दिया जाए। बिकॉज जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ से निकलेगा तो पीछे वाले स्ट्रक्चर में वही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे कौन से कार्बन पे था? फर्स्ट कार्बन। सो इस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज हमने चेंजेस कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए हैं? बीटा कार्बन पे। और इस चेंजेस के बाद ही आपका जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है वो क्या हो सकता है? रिलीज हो सकता है या सेपरेट हो सकता है। सो नाउ in the final step of beta oxidation आपका चौथा एंजाइम इस बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। This enzyme is thiolase या फिर असाइल कोएंजाइम A एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, जिसको हम थायोलेज एंजाइम भी कहते हैं। और एक्चुअली ये करता क्या है यहाँ पे कि आपका जो रिएक्शन है इसको इस तरह से कैटालाइज करवाता है कि आपका असाइल कोएंजाइम A से जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है वो किसको ट्रांसफर होता है? एसिटाइल कोएंजाइम। यानी यहाँ पे आपके पास जो है दिस एंजाइम विल यूज कोएंजाइम A। ठीक है, यहां से एसिटाइल कोएंजाइम A को रिलीज करेगी इन दी फॉर्म ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, ये यही 2 कार्बन फ्रेगमेंट है जो कि मैंने यहां से हाईलाइट किया। और जो ये नया कोएंजाइम A यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस कोएंजाइम A विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन, ताकि जब आपका 2 कार्बन फ्रेगमेंट रिलीज हो तो पीछे वाला स्ट्रक्चर एक्टिवेटेड ही रहे। एक्टिवेशन में ये पढ़ा था ना कि फैटी एसिड के साथ कोएंजाइम A को अटैच रहना चाहिए। सो जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से कोएंजाइम A रिलीज होगा तो आपका ये वाला एंजाइम जो पीछे 14 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक और कोएंजाइम A को क्या कर देगा? अटैच करवा देगा। सो एक आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम A रिलीज होगा और दूसरी तरफ आपके पास ये 14 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर इन दी फॉर्म ऑफ, इसमें यही कोएंजाइम A अटैच है जो कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज मेरिस्टाइल कोएंजाइम A जो कि 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, मेरिस्टिक एसिड से डिराइव है। जी बच्चों, इन 4 स्टेप्स को देखें और मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। उसके बाद मैंने इसकी फाइनल इक्वेशन और 1-2 पॉइंट्स बता जी। बीटा ऑक्सीडेशन के चारों एंजाइम्स का क्लियर है सबको? रिवाइज करें एक दफा मेरे साथ कि जब फैटी एसाइल कोएंजाइम A कार्नेटिक शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हुआ तो पहला एंजाइम इसके ऊपर कौन सा एक्ट करता है? जी, कौन सा डिहाइड्रोजिनेज है? फैटी एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज, जो कि अल्फा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या करता है? रिलीज करता है। और आपके पाल्मिटाइल कोएंजाइम A को किसमें कन्वर्ट करता है? ट्रांस डेल्टा 2 फिनाइल कोएंजाइम A। फिर इस ट्रांस डेल्टा 2 फिनाइल कोएंजाइम A के ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है जो कि क्या रिएक्शन कैटालाइज करवाएगा? हाइड्रेशन। और यहाँ पे जो हाइड्रेशन है यानी वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ ऐड होगा? हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे और हाइड्रोक्साइड ग्रुप बीटा कार्बन पे। और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो कौन सी होगी? बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A। इस बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A के ऊपर दोबारा कौन सा रिएक्शन होगा? डिहाइड्रोजनेशन। बट दिस टाइम जो डिहाइड्रोजनेज है दिस इज NAD लिंक। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ बीटा कार्बन से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज होगा।
और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी उसमें बीटा पोजीशन पे आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटो। सो आप इसे क्या कहोगे, बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। इन द फाइनल एंड लास्ट स्टेप आपकी ये जो दो कार्बन एटम्स हैं इनका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जो पीछे आपके पास 14 कार्बन एटम्स है वहां पे आके कोएंजाइम ए अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम थायोनेज। ठीक है। अब अगर आपने ये जो चीजें नोट की हैं इनको हम माइंड में रखते हुए बीटा ऑक्सीडेशन के एक राउंड की इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगी। इक्वेशन में आप लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसलिए अटेंटिवली आपने देखना है। ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज या इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज भी आप कह सकते हो। क्या हो गया, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है ना पहले स्टेप की उसका नेम पेरेंट है हाइड्राटेज, ठीक है, क्योंकि उसने उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं। ओके, अब हम बीटा ऑक्सीडेशन के एक राउंड की केमिकल इक्वेशन लिखने लगे हैं जिसमें आपका 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ है 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में, यानी पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हुआ है किसमें, मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए, और साथ में उसने क्या चीज प्रोड्यूस की है, एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम। इस प्रोसेस को अगर हम स्प्लिट करते हैं 4 स्टेप्स में और बीटा ऑक्सीडेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता है कि पहले स्टेप में पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट किया एक मॉलिक्यूल ऑफ एफएडी। पहले एंजाइम ने क्या चीज यूज की थी, एफएडी। दूसरे एंजाइम ने क्या चीज यूज की थी, वाटर। तीसरे एंजाइम ने क्या यूज किया था, एनएडी। और चौथे एंजाइम ने किस चीज को यूज किया था, कोएंजाइम ए। हाँ जी, आपके पास जो NaDH बनता है ना प्लस प्रोटॉन, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन इस स्ट्रक्चर में होते हैं और 1 प्रोटॉन रिलीज होता है। ठीक है, कभी भी NaDH को आप NaDH2 नहीं लिखते क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा प्रोटॉन है, क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन्स हैं, दूसरा प्रोटॉन हमेशा मीडियम में रिलीज होता है। सो हमेशा NaDH और NaDPH को आप इस तरह से NaDH प्लस प्रोटॉन लिखते हो, कभी भी ये नहीं लिखना। ये बहुत जो है ना, ये वो ऐसी मिस्टेक है कि जिससे आपका ये इंप्रेशन जाता है कि आपको आइडिया ही नहीं है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अच्छा, अब बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एक राउंड में जो जो चीजें यूज होती हैं वो तो मैंने लिखी। जो प्रोडक्शन होती है वो क्या चीज होती है कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट होगा, मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए में। FAD प्लस किसमें कन्वर्ट होगा, FADH2 में। वाटर ऐड हो गया था, उससे कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हुई थी, इंटरमीडिएट से प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए उसको स्किप करेंगे। NAD प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस प्रोटॉन में। और कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी वो 2 कार्बन फ्रेगमेंट को पिक करके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ये जो 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड प्रोड्यूस हुआ है ये दोबारा से बीटा ऑक्सीडेशन के राउंड में जाएगा। ठीक है, और सेकेंड राउंड के बाद क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, 12 कार्बन। सेकेंड राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, 12 कार्बन। ये 12 कार्बन थर्ड राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, 10 कार्बन। फोर्थ राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के बाद 8, फिफ्थ के बाद 6, 7 के बाद आपके पास क्या बनेंगे, 4 कार्बन। और यहाँ पे आपके पास लास्ट में 2 and 2 कार्बन सेपरेट हो जाएंगे। यानी ओवरऑल एक 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास 7 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलना चाहिए। और उसके रिस्पांस में कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होंगे, 8। सो अगर हम कंप्लीट पाल्मिटाइल कोएंजाइम
ऑक्सीडेशन के बाद आने वाली केमिकल इक्वेशन को लिखें, उसमें कितने राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होंगे? 7. सो कंसीडरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम टोटल 7 राउंड्स को कंसीडर करेंगे, और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसमें पाल्मिटाइल कोएंजाइम में तो एक ही होगा, लेकिन उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 7 FAD यूज होंगे, ठीक है, 7 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, 7 NAD+ यूज होंगे और 7 कोएंजाइम के यूज होंगे। और जो फाइनल आपकी इक्वेशन आएगी, अब फाइनल राउंड में पाल्मिटिक एसिड भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पाल्मिटाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। सो एक एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पे बनेगा प्लस 7 FADH2 प्लस 7 NADH प्लस 7 प्रोटॉन प्लस 7 एसिटाइल कोएंजाइम के। सो टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन हुई? 8 एसिटाइल कोएंजाइम A along with 7 FADH2 and 7 NADH, ये आपके पास प्रोड्यूस हुए फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटाइल कोएंजाइम। समझ आ गई? अब अगर इससे बनने वाले एटीपीज काउंट किए जाए कि एक कंप्लीट पाल्मिटाइल कोएंजाइम की ऑक्सीडेशन के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद मैक्सिमम कितने एटीपीज बन रहे हैं, तो उनको कैलकुलेट करते हैं। हमें ये चीज पता है, हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है टीसीए साइकिल में, कि जब एक एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में एंटर होता है तो उस टाइम पे ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी आया था और आपने मिस्टेक की थी, ठीक है। एक एसिटाइल कोएंजाइम जब टीसीए साइकिल में जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 ATP। ऐसे है ना? और हमें पीओ रेशियो से ये भी पता है कि 1 NADH मीन 2.5 एटीपीज and 1 FADH2 means। मैम नजर नहीं आ रहा ये मार्कर। ठीक है, 1.5 ATP from FADH2 and NADH से आपके पास कितने बनेंगे? 2.5। सो जब एक एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जाता है तो टोटल कितने एटीपीज बना सकता है? बिकॉज 3 NADH है, 3 into 2.5 कितने हुए? 7.5। एक FADH2 बनाता है विच मीन्स 1.5 और एक ही ATP बनता है, तो ये आपके पास टोटल कितने हुए? 10। इट मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन से जो 8 एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं वो टोटल कितने एटीपीज बना सकते हैं? 80 एटीपीज। ऐसे है ना? एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितने एटीपी बनाता है? 10। और यहाँ पे आपके पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम हैं? 8। तो कितने एटीपीज बनेंगे? 8। लेकिन इन 80 एटीपीज के साथ आपके पास 7 FADH2, 7 NADH भी बने हैं। सो अगेन आप 7 into 1.5 एंड 7 into 2.5, ये बताएं कितने एटीपीज होंगे? जी बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे जी नीचे टोटल कितने हुए? 28। सो 80 प्लस 28 आपके पास टोटल कितने एटीपीज आए? 1088। सो
complete oxidation of palmitoyl coenzyme A can produce 108. अब एक और चीज याद करें कि जब मैंने आप लोगों से कहा था कि फैटी एसिड की एक्टिवेशन हो रही है, उसमें एटीपी यूज हो रहा है, और जब हमने नेट यील्ड निकालनी है तो उसमें से उस एटीपी को माइनस करना है। याद आ रहा है? वहां पे मैंने आपसे कहा था कि हम जब एसिड असाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम फैटी एसिड की एक्टिवेशन के लिए एक एटीपी के 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। इट मींस कि वो 2 एटीपी की इक्विवेलेंट एनर्जी वहां से यूज कर रहा है। सो अब जब फाइनल एटीपीज प्रोड्यूस होंगे तो इसमें से आपने 2 एटीपीज को माइनस करना है, और जो नेट एटीपी यील्ड होगी वो आपके पास टोटल कितनी होगी? 106 एटीपीज। ये समझ आया मैंने कैसे किया? बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमने प्रिपरेटरी फेज में यूज होने वाले 2 एटीपीज को नेट एटीपी प्रोडक्शन में से माइनस किया। पे ऑफ फेज में 4 एटीपीज बनते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नेट एटीपी यील्ड 2 एटीपीज है बिकॉज़ 2 हमने प्रिपरेटरी फेज में यूज भी की। उसी तरह फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास पाल्मिडाइल कोएंजाइम ए की बीटा ऑक्सीडेशन के बाद 108 एटीपीज बनते हैं, लेकिन 2 एटीपीज हमने फैटी एसिड की एक्टिवेशन के टाइम यूज किए, जहां पे आपने एंजाइम ने एटीपी को कन्वर्ट किया था एएमपी और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नॉर्मली एटीपी का एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस एंजाइम ने एटीपी के 2 बॉन्ड्स को ब्रेक किया था, तो हम ये कहेंगे कि दिस एंजाइम इज यूजिंग एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 2 एटीपीज। तो हम यहाँ पे फाइनल यील्ड में से 2 एटीपीज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोग की जो है वो फाइनल एटीपी कैलकुलेशन जो है वो एंड होती है फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन। और इस चीज को आपने देख के आना है कि अगर मैं पाल्मिटाइल कोएंजाइम के अलावा कोई और फैटी एसिड दे देती हूँ तो आप उसके लिए ये इक्वेशन कैसे लिखोगे और उसके एटीपीज कैसे कैलकुलेट नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं पूछूंगी, सिर्फ एटीपी वाला पूछूंगी या इक्वेशन पूछूंगी। लेकिन वो फैटी एसिड सैचुरेटेड होगा, इवन कार्बन एटम्स होंगे। जैसे 16 के लिए कराया, 18 के लिए पूछ सकती हूँ, 20 के लिए पूछ सकती हूँ, 14 के लिए पूछ सकती हूँ। कोई ऐसा नहीं करवाऊंगी जो मैंने करवाया था। अच्छी बात नहीं है। जी बच्चों, जल्दी से अटेंडेंस करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कीटोन बॉडीज और फैटी एसिड बायोसिंथेसिस और बेंटोस फॉस्फेट पाथवे का कुछ पढ़ेंगे। जी अब्दुल्ला रमजान, आयरा जाहिद, असमा परवेज, फायजा, फिजा, जैन, हदीका इनाम, हामिद, किरण व्यास, मरियम, Present. मीरा, मुदस्सिर, फैजान, उमैर, Yes, ma'am. निद्रा, Ma'am, Neera. Ma'am, Neera present. मैम मुस्कान Present. Ma'am, present. सादिया, सना, शांते, शरीफ, Present, ma'am. सोनिया, present मैम सिद्रा, सहरीन, सुफियान, Ma'am, I'm मुबासर, present, ma'am. यास्मीन, जैनब, Yes, ma'am. जरनैन, जुफा, जुनैशा। Ma'am, I'm जी यहाँ आपने मैंने लगा दी है जुफा, सुफियान, किरण त्याग, जैनब आबिदीन, ये बच्चों अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बीटा ऑक्सीडेशन का पांचवा
जिसमें पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ये 4 रिएक्शन, ये उसकी इक्वेशन और कार्डिनेटिक शटल, ये आप लोग क्विज 5 की जगह इसको ड्रॉ करके मुझे सबमिट कराओगे। या तो ईमेल कर सकते हो ताकि अगर कोई नेक्स्ट वीक नहीं आ रहा तो वो ईमेल कर दे पीडीएफ में कन्वर्ट करके, और अगर आपने कैंपस आना है तो बाय हैंड सबमिशन करा दो। ठीक है, क्विज 5 में अच्छे अच्छे नंबर लेते हैं। ओके मैम। अगर आपने नहीं आना तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगा। हाँ, अगर किसी ने आना है तो आ जाए, मुझे कोई मना आप लोग आपस में डिसाइड कर लें। अगर क्लास में कोई 7-8 बच्चे आएंगे तो मैं फिर क्लास से ले लूंगी, अदरवाइज फिर मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करूंगी। ठीक है, ग्रुप में डिसाइड करके मुझे बताना सुफियाना अपने ट्यूसडे से पहले। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं मीटिंग एंड कर दूं। क्या चीज याद आ गई वो भी बता दो। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फैटी एसिड की जो ब्रेकडाउन का या उनकी कैटाबोलिज्म का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। इसे बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं मैं भी बताती हूँ। इस प्रोसेस में टोटल 4 एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है कि सपोज मैं अगर 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड से आप लोगों को रिएक्शन स्टार्ट करके बताऊंगी तो इस 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड के ऊपर 4 एंजाइम्स एक्ट करेंगे। ठीक है, इस पूरे 4 एंजाइमेटिक रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और एट द एंड आपके पास होता क्या है बीटा ऑक्सीडेशन के एंड पे कि इस 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में से 2 कार्बन अलग हो जाते हैं और 14 कार्बन आपके पास रह जाते हैं। जो 2 कार्बन अलग होते हैं वो किस फॉर्म में अलग होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि पहले से टीसीए साइकिल में, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहले से चल रहा है। सो ये वहां पे जाके क्या चीज प्रोड्यूस कर सकता है? NADH, FADH2, और ये NADH और FADH2 यहीं पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चल रही है। ठीक है, वहां पे एटीपी सिंथेज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको यूज करते हुए क्या चीज बनाते जाएंगे साथ साथ? एटीपी। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि ये किसी अलग जगह रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये उसी कंपार्टमेंट के अंदर हो रहा है जहां टीसीए साइकिल भी चल रहा है और जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी प्रेजेंट है। सो एक राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन के बाद आपकी 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में से 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में अलग हो जाएंगे और जो बाकी 14 कार्बन है उन 14 कार्बन के ऊपर दोबारा यही एंजाइम एक्ट करेंगे, यानी दोबारा से वो बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर से 2 कार्बन एटम सेपरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के, और रिमेनिंग चेन में कितने कार्बन एटम्स रह जाएंगे? 12। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड के लिए आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रेपिटेटिवली चल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड की बात करते हैं तो इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास 7 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे? 1। देखें, अगर आप यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे? 8। ठीक है, यानी हर साइकिल में आपके पास जो है वो एक दफा क्या चीज रिलीज हो रही है? 2 कार्बन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम
सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइमेट प्रोड्यूस होंगे? 8 एसिटाइल कोएंजाइमेट प्रोड्यूस होंगे। और 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड को ब्रेक करने के लिए कितनी दफा बीटा ऑक्सीडेशन होगी? 1 2 3 4 5 6 7। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है कि 7 टाइम्स क्यों 8 टाइम्स होनी चाहिए। तो जब लास्ट राउंड होगा, मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ कि लास्ट राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस। जैसे यहाँ पे स्टेप 1 में 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम निकल गए, 14 कार्बन रह गए। नेक्स्ट राउंड में इनसे दोबारा से 2 कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होंगे, 12 कार्बन एटम्स रह जाएंगे। अब इन 12 कार्बन एटम्स के ऊपर दोबारा से फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम एक्ट करेंगे, 2 कार्बन सेपरेट करेंगे और आपके पास पीछे कितने कार्बन बचेंगे? 10। ये तीसरा मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम का, ठीक है। इसी तरह से 10 कार्बन के ऊपर 8 कार्बन के ऊपर 6 और 4। और जो लास्ट राउंड होता है बीटा ऑक्सीडेशन का, इसमें आप देखें कि जब 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास 2 and 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम फैटी एसिड में 16 है, इससे कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे? तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8, ठीक है। और इसके लिए कितने राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन चाहिए होंगे? 8 - 1 7। मैम अब हम स्टार्ट करते हैं और इन 4 रिएक्शंस को देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के कि एक्चुअली ये किस तरह से फैटी एसिड की डिग्रेडेशन करते हैं। सो मैं रिएक्शन को स्टार्ट करूंगी फ्रॉम 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड, और ये याद रखिएगा कि वो फैटी एसिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? फैटी असाइल कोएंजाइम के। तो मैं पाल्मिटिक एसिड की बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं रिएक्शन स्टार्ट करूंगी फ्रॉम पाल्मिटॉयल कोएंजाइम, बिकॉज मुझे पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके फैटी एसिड आए हैं उनके साथ क्या चीज अटैच हुई थी? कोएंजाइम ये अटैच हुआ था ना। तो आपको पाल्मिटिक एसिड नहीं है बल्कि क्या है? पाल्मिटॉयल कोएंजाइम। स्टेप नंबर 1 में आपका ये जो 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटाइल कोएंजाइम है, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ। टोटल इसमें 16 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैं लगा दूंगी 10। ठीक है, टोटल कितने इसमें कार्बन एटम्स हैं? 16, 11 12 13 14 15 and 16. So this is palmitoyl कोएंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हुआ है। और अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बीटा ऑक्सीडेशन के 4 में से पहले एंजाइम का रिएक्शन मैं बताने लगी कि ये इसके ऊपर कैसे एक्ट करेगा। सो जो पहला एंजाइम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फैटी एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि ये डिहाइड्रोजिनेज है, इट मींस कि ये इस स्ट्रक्चर में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव कराएगा। और उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करा के FAD को ट्रांसफर कर देगा, बिकॉज हमें ये पता है जितने भी डिहाइड्रोजिनेजेस हैं उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जरूर प्रेजेंट होता है, जो कि जब किसी स्पीशीज से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज कराता है तो वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एंजाइम है दिस इज FAD लिंक डिहाइड्रोजिनेज।
अब हम इस पॉलीमेटाइल कोएंजाइम ए में से वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, वो पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं जो हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं। सो वो कौन से कार्बन एटम्स हैं? फैटी एसिड्स आप लोगों को याद होंगे, उसमें हमने ओमेगा फैटी एसिड्स भी पढ़े थे ना, वहां पे मैंने आपको अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ओमेगा कार्बन ये इसीलिए बताए थे ताकि आगे जाके जब आप बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ो तो उस टाइम आपको क्लियर हो कि बीटा कार्बन एक्चुअली कौन सी कार्बन होती है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये फर्स्ट कार्बन है, और फैटी एसिड में जो आपकी कार्बन है जो एडजेसेंट है फंक्शनल ग्रुप के, उसको हम कहते हैं अल्फा, और उससे जो नेक्स्ट कार्बन होती है दिस इज बीटा। सो हमेशा फैटी एसिड में जो थर्ड कार्बन है उसे क्या कहा जाता है? बीटा। और बिकॉज आप ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे इस फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है, कैटाबोलिक पाथवेज ऑक्सीडेटिव इन नेचर होते हैं ना, तो यहाँ पे इस फैटी एसिड की जो ब्रेकडाउन है इसको फैसिलिटेट करने के लिए ज्यादातर चेंजेस बीटा पोजीशन पे आते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि फैटी एसिड में बीटा कार्बन एटम वो मेन कार्बन एटम है जो कि उसको ब्रेक करने में हेल्प करती है, फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में हेल्प करती है, इसलिए हम इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये जो पहला एंजाइम है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, इसने जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज करवानी है शेयरली यहाँ पे, उसका सोर्स क्या है? एक हाइड्रोजन का एटम रिलीज होगा अल्फा कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन का एटम रिलीज होगा फ्रॉम बीटा कार्बन, और जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गई, बीटा कार्बन से भी एक हाइड्रोजन रिलीज हो गई, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इस डबल बॉन्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आया है इसमें अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान एक ट्रांस डबल बॉन्ड आ गया है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस डी हाइड्रोजन, और इस रिएक्शन के बाद आपका FAD कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? FADH2 में, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। पीछे जो आपका पॉलीमेटाइल कोएंजाइम ए है, अब ये चेंज हो चुका है ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए। ट्रांस इसे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांस डबल बॉन्ड है, और आप लोगों को याद होगा फैटी एसिड की नॉमेनक्लेचर में मैंने बताया था कि जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें हम लोग डबल बॉन्ड को स्पेसिफाई करने के लिए ये डेल्टा का साइन लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं, और इसके ऊपर जिन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है उसमें से लोएस्ट कार्बन एटम को लिख देते हैं। जैसे आप लोगों ने मुझे एक असाइनमेंट भी सबमिट कराई थी जिसमें ओलिक एसिड में आपने सिस डेल्टा 9 इस तरह से लिख के बताया था कि इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। सो नाम को अगर आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर का पता चल सकता है कि हियर यू हैव अ ट्रांस डेल्टा 2 डबल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 2, और उस डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ट्रांस। और ये फैटी असाइल ग्रुप नहीं है बल्कि ये कौन सा ग्रुप है? इनॉइल ग्रुप है। इनॉइल ग्रुप एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड यानी ईन और कार्बोनाइल दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इसमें आपके पास डबल बॉन्ड भी है और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप भी है, सो दिस इज इनॉइल। सो आपके पास कोएंजाइम ए के साथ कौन सी चीज अटैच है? ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल। समझ आ गई? अब हम मूव करने लगे हैं सेकंड एंजाइम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ। ठीक है, ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए जब बन जाता है तो उसके बाद आगे उसके साथ क्या हो? The next enzyme of beta oxidation in step number 2 ये वाला जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन, यानी यहाँ पे आपके पास एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होती है? रिमूव होती है।
सेकेंड स्टेप इज अ हाइड्रेशन स्टेप, यानी इसमें आपकी वो जो डबल बॉन्ड पिछले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है उस डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या चीज ऐड होगी, वाटर होगी। तो अब जो आपका दूसरा एंजाइम है, दिस एंजाइम इज इनॉल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज, यानी एक ऐसा एंजाइम जो कि इस ट्रांस डेल्टा 2 इनॉल कोएंजाइम ए में किस चीज की एडिशन करवाएगा, वाटर की एडिशन करवाएगा। और वो वाटर की एडिशन कैसे होगी, इसमें से जो हाइड्रोजन है वो अल्फा कार्बन पे अटैच हो जाएगा और जो OH ग्रुप है वो कहां पे अटैच हो जाएगा, बीटा कार्बन पे। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये डबल बॉन्ड अब खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा वाटर का, और बीटा कार्बन के ऊपर कौन सी चीज अटैच हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड OH, और बाकी स्ट्रक्चर आपका एज इट इज ही जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए। अल्फा कार्बन तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई है, उस पे हाइड्रोजन आ गया, उसने अपनी पुरानी जो कंफर्मेशन थी से रिस्टोर कर दी। लेकिन मेजर चेंज कहां पे आया, बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन पे अगर आप यहाँ पे पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए को देखो तो इधर 2 हाइड्रोजन, लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ क्या चीज अटैच हो चुकी है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो इस स्ट्रक्चर को आप बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए या समटाइम 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए भी कहते हैं, बिकॉज बीटा और 3 एक ही उसके लिए है, थर्ड कार्बन इज बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये दूसरा एंजाइम है। पहले एंजाइम ने एक FAD को यूज किया और FADH2 को प्रोड्यूस कर दिया, और दूसरे एंजाइम ने डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए किस चीज को यूज किया, वाटर को यूज किया। अब हम थर्ड एंजाइम की तरफ मूव करें। ऊपर वाला इरेज करते हैं, मैं ये चाह रही हूं कि ये स्टेप्स इधर लिखे हैं ताकि आप लोग इसे कंपेयर कर सको एट द एंड। ओके, अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में आपकी ये जो प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए, इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें जल्दी से। क्या हुआ, नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मैम नजर नहीं आ रहा। मेरे वो सो रहे हैं। मैम बोला तो है आपको नजर नहीं आ रहा। स्टेप नंबर 3, इसमें आपके पास है बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, और इसके ऊपर एक्ट करेगा एक और एंजाइम, एंड अगेन दिस एंजाइम इज अ डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पहले स्टेप में डीहाइड्रोजिनेज था, उसके बाद सेकंड स्टेप में हाइड्राटेज था, और थर्ड स्टेप में दोबारा से डीहाइड्रोजिनेज। दिस डीहाइड्रोजिनेज इज बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। अगेन अगर डीहाइड्रोजिनेज है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ लिंक्ड होगा, और यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दिस इज NAD। यहाँ पे इसके साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिंक है, NAD+। और यहाँ पे आपके पास एक्चुअली जो हाइड्रोजन रिलीज होनी है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, वो सिर्फ और सिर्फ बीटा कार्बन से ही रिलीज होगी।
यानी एक ये हाइड्रोजन और दूसरी ये वाली हाइड्रोजन रिलीज। यानी पिछले केस में आपका जो एंजाइम था उसने एक हाइड्रोजन का एटम अल्फा कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन से उठाया था। यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्योरली कौन सा कार्बन रिलीज कर रहा है? बीटा कार्बन। और जब ये रिलीज करेगा उसके बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन रिलीज हो गया और कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस स्ट्रक्चर इज बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम, बिकॉज इस टाइम बीटा पोजीशन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो जैसा फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे है वैसा ही कौन से कार्बन पे? थर्ड। अब ये स्ट्रक्चर रेडी है कि इसमें इन दो बॉन्ड्स को क्या कर दिया जाए? ब्रेक कर दिया जाए। बिकॉज जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ से निकलेगा तो पीछे वाले स्ट्रक्चर में वही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे कौन से कार्बन पे था? फर्स्ट कार्बन। सो इस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज हमने चेंजेस कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए हैं? बीटा कार्बन पे। और इस चेंजेस के बाद ही आपका जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है वो क्या हो सकता है? रिलीज हो सकता है या सेपरेट हो सकता है। सो नाउ इन द फाइनल स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन आपका चौथा एंजाइम इस बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। दिस एंजाइम इज थायोलेज या फिर असाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, जिसको हम थायोलेज एंजाइम भी कहते हैं। और एक्चुअली ये करता क्या है यहाँ पे कि आपका जो रिएक्शन है इसको इस तरह से कैटेलाइज करवाता है कि 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, ये यही 2 कार्बन फ्रेगमेंट है जो कि मैंने यहाँ से हाईलाइट किया। और जो ये नया कोएंजाइम है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस कोएंजाइम ए विल मेक अ बॉन्ड विद दिस कार्बन, ताकि जब आपका 2 कार्बन फ्रेगमेंट रिलीज हो तो पीछे वाला स्ट्रक्चर एक्टिवेटेड ही रहे। एक्टिवेशन में ये पढ़ा था ना कि फैटी एसिड के साथ कोएंजाइम ए को अटैच रहना चाहिए। सो जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से कोएंजाइम ए रिलीज होगा तो आपका ये वाला एंजाइम जो पीछे 14 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक और कोएंजाइम ए को क्या कर देगा? अटैच करवा देगा। सो एक आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होगा और दूसरी तरफ आपके पास ये 14 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ, इसमें यही कोएंजाइम ए अटैच है जो कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए जो कि 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, मेरिस्टिक एसिड से डिराइव है। जी बच्चों, इन 4 स्टेप्स को देखें और मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। उसके बाद मैंने इसकी फाइनल इक्वेशन और 1-2 पॉइंट्स बताए। जी, बीटा ऑक्सीडेशन के चारों एंजाइम्स का क्लियर है सबको? रिवाइज करें एक दफा मेरे साथ कि जब फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्नेटिक शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हुआ तो पहला एंजाइम इसके ऊपर कौन सा एक्ट करता है? जी, कौन सा डिहाइड्रोजिनेज है? फैटी एसिटाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज, जो कि अल्फा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या करता है? रिलीज करता है। और आपके पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए को किसमें कन्वर्ट करता है? ट्रांस डेल्टा 2 फिनाइल कोएंजाइम ए। फिर इस ट्रांस डेल्टा 2 फिनाइल कोएंजाइम ए के ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है जो कि क्या रिएक्शन कैटेलाइज करवाएगा? हाइड्रेशन। और यहाँ पे जो हाइड्रेशन है यानी वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ ऐड होगा? हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे और हाइड्रोक्साइड ग्रुप बीटा कार्बन पे। और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो कौन सी होगी? बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए।
इस बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए के ऊपर दोबारा कौन सा रिएक्शन होगा? डिहाइड्रोजनेशन, बट दिस टाइम जो डिहाइड्रोजनेस है दिस इज NAD लिंक, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ बीटा कार्बन से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज होगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी उसमें बीटा पोजीशन पे आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो। सो आप इसे क्या कहोगे? बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। इन द फाइनल एंड लास्ट स्टेप आपके ये जो दो कार्बन एटम्स हैं इनका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जो पीछे आपके पास 14 कार्बन एटम्स है वहां पे आके कोएंजाइम ए अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम थायोनेज, ठीक है। अब अगर आपने ये जो चीजें नोट की हैं इनको हम माइंड में रखते हुए बीटा ऑक्सीडेशन के एक राउंड की इक्वेशन देखें तो वो क्या होगी? इक्वेशन में आप लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसलिए अटेंटिवली आपने देखना है। ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज, या इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज भी आप कह सकते हो। क्या हो गया? जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है ना पहले स्टेप की, उसका नेम और एंड पे हाइड्राटेज, ठीक है, क्योंकि उसने उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं। ओके, अब हम बीटा ऑक्सीडेशन के एक राउंड की केमिकल इक्वेशन लिखने लगे हैं जिसमें आपका 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ है 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड में, यानी पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हुआ है किसमें? मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए, और साथ में उसने क्या चीज प्रोड्यूस की है? एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम। इस प्रोसेस को अगर हम स्प्लिट करते हैं 4 स्टेप्स में और बीटा ऑक्सीडेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता है कि पहले स्टेप में पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट किया एक मॉलिक्यूल ऑफ FAD। पहले एंजाइम ने क्या चीज यूज की थी? FAD। दूसरे एंजाइम ने क्या चीज यूज की थी? वाटर। तीसरे एंजाइम ने क्या यूज किया था? NAD। और चौथे एंजाइम ने किस चीज को यूज किया था? कोएंजाइम ए। अब बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एक राउंड में जो जो चीजें यूज होती हैं वो तो मैंने लिखी। जो प्रोडक्शन होती है वो क्या चीज होती है कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट होगा? मेरिस्टाइल कोएंजाइम ए में। FAD प्लस किसमें कन्वर्ट होगा? FADH2 में। वाटर ऐड हो गया था, उससे कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हुई थी, इंटरमीडिएट से प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए उसको स्किप करेंगे। NAD प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADH प्लस प्रोटॉन में। और कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में, यानी वो 2 कार्बन फ्रेगमेंट को पिक करके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ये जो 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड प्रोड्यूस हुआ है ये दोबारा से बीटा ऑक्सीडेशन के राउंड में जाएगा, ठीक है। और सेकेंड राउंड के बाद क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? 12 कार्बन, यानी ओवरऑल एक 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास 7 टाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलना चाहिए। और उसके रिस्पांस में कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होंगे? 8। सो अगर हम कंप्लीट पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन के बाद आने वाली केमिकल इक्वेशन को लिखें तो उसमें कितने राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होंगे? 7। सो कंसीडरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम टोटल 7 राउंड्स को कंसीडर करेंगे, और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसमें पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए तो एक ही होगा लेकिन उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 7 FAD यूज होंगे, ठीक है। 7 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, 7 NAD प्लस यूज होंगे और 7 कोएंजाइम ए यूज होंगे। और जो फाइनल आपकी इक्वेशन आएगी, अब फाइनल राउंड में पाल्मिटिक एसिड भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। सो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे बनेगा प्लस 7 FADH2 प्लस 7 NADH प्लस 7 प्रोटॉन
प्लस 7 एसिटाइल कोएंजाइम के। सो टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन हुई? 8 एसिटाइल कोएंजाइम A along with 7 FADH2 and 7 NADH, ये आपके पास प्रोड्यूस हुए फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटाइल कोएंजाइम। समझ आ गई? अब अगर इससे बनने वाले एटीपीज काउंट किए जाए कि एक कंप्लीट पाल्मिटाइल कोएंजाइम A की ऑक्सीडेशन के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद मैक्सिमम कितने एटीपीज बन रहे हैं, तो उनको कैलकुलेट करते हैं। हमें ये चीज पता है, हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है टीसीए साइकिल में, कि जब एक एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में एंटर होता है तो उस टाइम पे ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी आया था और आपने मिस्टेक की थी। ठीक है, एक एसिटाइल कोएंजाइम A जब टीसीए साइकिल में जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 ATP। ऐसे है ना? और हमें पीओ रेशो से ये भी पता है कि 1 NADH मीन 2.5 एटीपीज एंड 1 FADH2 मीन्स, मैम नजर नहीं आ रहा ये मार्कर। ठीक है, 1.5 ATP फ्रॉम FADH2 एंड NADH से आपके पास कितने बनेंगे? 2.5। सो जब एक एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जाता है तो टोटल कितने एटीपीज बना सकता है? बिकॉज 3 NADH है, 3 इंटू 2.5 कितने हुए? 7.5। एक FADH2 बनाता है विच मीन्स 1.5 और एक ही एटीपी बनता है, तो ये आपके पास टोटल कितने हुए? 10। इट मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन से जो 8 एसिटाइल कोएंजाइम A बने हैं वो टोटल कितने एटीपीज बना सकते हैं? 80 एटीपीज। ऐसे है ना, एक एसिटाइल कोएंजाइम A कितने एटीपी बनाता है? 10। और यहाँ पे आपके पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम A हैं? 8। तो कितने एटीपीज बनेंगे? 80। लेकिन इन 80 एटीपीज के साथ आपके पास 7 FADH2, 7 NADH भी बने हैं। सो अगेन आप 7 इंटू 1.5 and 7 into 2.5, 28. So 80 plus 28, आपके पास टोटल कितने ATPs आए? 1088. So complete oxidation of palmitoyl coenzyme A can produce 1088. अब एक और चीज याद करें कि जब मैंने आप लोगों से कहा था कि फैटी एसिड की एक्टिवेशन हो रही है, उसमें एटीपी यूज हो रहा है, और जब हमने नेट यील्ड निकालनी है तो उसमें से उस एटीपी को माइनस करना है। याद आ रहा है? वहां पे मैंने आपसे कहा था कि हम जब एसिल कोएंजाइम A सिंथेटेज एंजाइम फैटी एसिड की एक्टिवेशन के लिए एक एटीपी के 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, इट मींस कि वो 2 एटीपी की इक्विवेलेंट एनर्जी वहां से यूज कर रहा है। सो अब जब फाइनल एटीपीज प्रोड्यूस होंगे तो इसमें से आपने 2 एटीपीज को माइनस करना, और जो नेट एटीपी यील्ड होगी वो आपके पास टोटल कितनी होगी? 106 एटीपीज। ये समझ आया मैंने कैसे किया? बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमने प्रिपरेटरी फेज में यूज होने वाले 2 एटीपीज को नेट एटीपी प्रोडक्शन में से माइनस किया। पे ऑफ फेज में 4 एटीपीज बनते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नेट एटीपी यील्ड 2 एटीपीज है बिकॉज़ 2 हमने प्रिपरेटरी फेज में यूज भी की। उसी तरह फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास पाल्मिटाइल कोएंजाइम A की बीटा ऑक्सीडेशन के बाद 108 एटीपीज बनते हैं, लेकिन 2 एटीपीज हमने फैटी एसिड की एक्टिवेशन के टाइम यूज किए, जहां पे आपने एंजाइम ने एटीपी को कन्वर्ट किया था AMP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नॉर्मली एटीपी का एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस एंजाइम ने एटीपी के 2 बॉन्ड्स को ब्रेक किया था, तो हम ये कहेंगे कि दिस एंजाइम इज यूजिंग एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 2 एटीपीज। तो हम यहाँ पे फाइनल यील्ड में से 2 एटीपीज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
तो यहाँ तक आप लोग की जो है वो फाइनल एटीपी कैलकुलेशन जो है वो एंड होती है फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन